छठा भाग। सुबह होने वाली है। इशिता और नेहा दोनों सो रहे हैं। तभी अलार्म बजता है और इशिता एक झटके के साथ खड़ी हो जाती है और अलार्म को बंद कर देती है। नेहा को देखती है तो वो सो रही है। वो नेहा को उठाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि नेहा को क्यों उठाऊं, मैं खुद चली जाती हूँ। उसे इतनी सुबह परेशान करना अच्छा नहीं होगा। इशिता उठकर थोड़ा फ्रेश होकर के दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर चली जाती है और छत पर जाने लगती है। और अभी भी थोड़ा अंधेरा था। नेहा छत पर पहुंच जाती है और ऊपर खुला आसमान देखकर मुस्कुराने लगती है। उसने सामने देखा तो हरे हरे पहाड़ थे जो टोंच पर से थोड़े बादलों से घिरे हुए थे। इशिता ने सब जगह नजर घुमाई। ये इतना मोहक नजारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ देखे, आगे देखे या पीछे देखे। हर तरफ पहाड़ी और पहाड़ी के पास से जाते हुए रास्ते। थोड़ी दूर नजर डाली तो नक्की लेक यानी कि माउंट आबू का एक तालाब उसे दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी आंखें झपकना भूल गई। एकदम शांत पानी, पंछियों का कलरव, नक्की लेक के खत्म होते ही शुरू होती पहाड़ी जो किसी को वहां जाने के लिए मजबूर कर दे। इशिता ने जब ये सब देखा तो उसे लगा कि अभी भागकर वहां चली जाए और पूरा दिन वहीं पर बिताए। उसने अपना फोन निकाल करके फोटोज खींचना शुरू किया। कितनी सेल्फी भी ली, ऐसे वैसे मुंह करके। अभी सूरज आने ही वाला था, ऐसा संदेशा आबू का वातावरण दे रहा था। थोड़ी ही देर में पहाड़ों के बीच से सूरज ने अपनी थोड़ी झलक दिखाई और पूरा आबू सुनहरी किरणों से जगमगा उठा। नक्की लेक का शांत पानी चमक उठा सोने के पानी की तरह। इशिता थोड़ी देर तक उस पानी को और पहाड़ी को देखती रही। उसे टाइम का कुछ पता ही न चला। तभी नेहा का फोन आता है। वो उठाती है। नेहा, कहाँ चली गई इतनी सुबह? इशिता, तू सोने के बाद सब भूल जाती होगी, लेकिन मैं नहीं भूलती। नेहा को कल की बात याद आती है। नेहा, तूने मुझे जगाया नहीं। इशिता, तू इतनी शिद्दत से सो रही थी कि तुझे जगाना ठीक नहीं लगा। नेहा, अब कितनी देर है? 7 बज गए हैं। इशिता, ठीक है, आ रही हूँ। इशिता फोन रख देती है। इशिता फिर से पहाड़ियों की तरफ देखने लगती है और मन में ही बोलती है, दादी अब सही कह रही थी। माउंट आबू से ज्यादा खूबसूरत सुबह कहीं भी नहीं हो सकती। ये दूर से ही नजारा इतना अच्छा है तो नजदीक से कितना अच्छा लगता होगा। तभी उसे याद आता है कि आज कॉलेज भी तो जाने। सारा नजारा अपनी आंखों में बसाकर नीचे चली गई। नीचे आकर अपने रूम में आकर दरवाजा बंद करके अंदर आती है। नेहा को देखा तो वापस सो गई थी। वो मुस्कुराकर बाथरूम में नहाने चली गई। वंश के घर में सुबह जब सूरज की किरणें आती है तभी से वंश के नाम की गूंज शुरू हो जाती है। सौम्या, वंश उठ जा वरना हमेशा की तरह लेट हो जाएगा। वंश को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला है। तभी घर में एंट्री होती है अनुराग की, जो पसीने से भीगी हुई पूरी टी शर्ट के साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। सौम्या उन्हें देखकर बड़बड़ाती हुई, पता नहीं कहाँ जाना है इतना पसीना बहाकर। अनुराग उसकी तरफ देखकर, कुछ कहा तुमने? सौम्या, जी नहीं, मैं क्यों कुछ आपसे कहूंगी। अनुराग, तो ठीक है, वैसे आज लेट हो गया। वो हमारी पड़ोसी कंचन जी मिल गई थी, वो भी आती है जॉगिंग के लिए, लेकिन आज हम मिल गए तो उसे थोड़ी देर और साथ में जॉगिंग करने के लिए कहा, बस इसीलिए देर हो गई। सौम्या गुस्से से, तो फिर नाश्ता भी करके आना चाहिए था ना उसके घर से। अनुराग मुस्कुराकर, वैसे जलन वाली स्मेल कहाँ से आ रही है? सौम्या, ये सब छोड़िए, आपका लाडला अभी तक उठा नहीं है, जरा उसे उठाने का कष्ट करेंगे आप। अनुराग, जी आपकी आज्ञा सर, आंखों पर। अनुराग ऊपर वंश के कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोल के देखते हैं वंश बेड के पास नीचे जमीन पर लेटा हुआ है। वो देखकर मुस्कुराने लगते हैं और वंश के पास जाकर वंश के सर पर हाथ रखते हैं। अनुराग, बेटा उठ जा वरना कॉलेज लेट हो जाएगा। वंश, पापा थोड़ी देर सोने दो ना, वैसे भी कॉलेज में थोड़ा लेट तो चलता ही है। अनुराग, वंश कॉलेज लेट जाओ, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइक नहीं मिलेगी तो ज्यादा लेट हो जाएगा। वंश उठ जाता है, अनुराग को घूरने लगता है। अनुराग, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है अपनी आदत बदलो, समझे? वंश, ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। वंश उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अनुराग भी नीचे जाने लगते हैं। वंश रुक जाता है।
पीछे मुड़कर कहता है, वंश। पापा। अनुराग पीछे मुड़कर वंश को देखते हैं। वंश, गुड मॉर्निंग। अनुराग, गुड मॉर्निंग बेटा। वंश मुस्कुराकर नहाने चला जाता है और अनुराग नीचे चले जाते हैं। तभी वनीता का कमरा आता है तो वो अंदर जाते हैं तो वनीता सो रही है। अनुराग उसके सर पर हाथ फेरकर नीचे चले जाते हैं। वंश भी नहाकर नीचे आता है। सौम्या ने नाश्ता रेडी करके रखा होता है। अनुराग नाश्ता करने लगते हैं। सौम्या भी आकर नाश्ता करने बैठ जाती है। वंश, गुड मॉर्निंग मॉम। सौम्या, गुड मॉर्निंग बेटा। वंश भी नाश्ता करने बैठ जाता है। वंश को वनीता नजर नहीं आती। वंश, मॉम वनी कहाँ है? सौम्या, वो सो रही है। वंश, वो सो रही है अभी तक? सौम्या, हाँ वो कल शाहिद कपूर की मूवी आ रही थी, वो कौन सी थी? हाँ वो फकीर सिंह, वही देख रही थी, इसीलिए देर से सोई है। वंश और अनुराग दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सौम्या सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। अनुराग, मैडम वो फकीर सिंह नहीं कबीर सिंह है। सौम्या, हाँ हाँ वो ही जो भी है। वंश, उसने कल ही तो देखी थी। सौम्या, वो तो शाहिद की मूवी को छोड़ती कहाँ है, कितनी भी बार देख ले मन ही नहीं भरता, और फिर हर बार की तरह लेट उठती है। अगर आज भी मूवी आई तो आज भी देखेगी। क्या करूं इस लड़की का। वंश खड़े होकर, ठीक है वैसे भी आज मुझे कॉलेज जाने में लेट नहीं हो रहा तो आज उसे उठाकर आता हूँ। सौम्या और अनुराग हड़बड़ाते हुए एक साथ, नहीं वंश इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक तो वंश ऊपर चला गया था। अनुराग और सौम्या एक दूसरे को परेशान नजरों से देखते हैं। अनुराग, जितनी भी कीमती चीजों बाहर, वो सब सेफ जगह पे रख दो जल्दी। सौम्या खड़ी होकर, ठीक है। वंश वनीता के कमरे में जाता है। वनीता सो रही है। वंश, अच्छा बच्चू सो रही हो, अब देखो मेरा कमाल। वंश आसपास कुछ ढूंढता है लेकिन कुछ दिखता नहीं है। तभी उसे पानी का जग दिखाई देता है जो आधा भरा हुआ है। वो मुस्कुराकर पानी का जग उठाकर पूरा जग वनीता के मुंह पर डाल देता है। वनीता अचानक डर करके उठ जाती है। कौन कौन है? सामने वंश को खड़ा देखती है। वंश दांत दिखाते हुए, गुड मॉर्निंग वनी। वनीता सब समझ जाती है और खुद को देखती है तो टी शर्ट पूरी भीगी हुई है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। ये देखकर वंश खुद से बोलता है, अब तो तू गया बेटा। वंश बाहर भाग जाता है। वनीता उठकर उसके पीछे जाती है। वंश किचन में छुप जाता है। वंश को भागकर आता देख अनुराग और सौम्या एक दूसरे को परेशान नजरों से देखते हैं। तभी वनीता आती है और गुस्से से पूछती है, वंश कहाँ है? अनुराग कुछ बोलते उससे पहले ही सौम्या बोलती है कि वंश तो नीचे आया ही नहीं। वनीता समझ जाती है कि माँ झूठ बोल रही है। वो सब जगह वंश को ढूंढती है, किचन में भी ढूंढती है, लेकिन वंश कहीं भी नहीं मिलता। वनीता ने अनुराग की तरफ देखा तो अनुराग ने किचन की तरफ इशारा किया। वनीता सब समझ गई। वनीता, ठीक है मॉम, वो शाम को तो आएगा ही, तब देख लूंगी। वनी ये कहकर टेबल के पास छुप जाती है। वंश थोड़ी देर रुकता है। उसे लगता है कि वनी चली गई, इसीलिए बाहर निकलता है और बाहर निकलकर देखता है तो सौम्या के चेहरे पर अब भी परेशानी थी और अनुराग नीचे मुंह करके मुस्कुरा रहे थे। वंश समझ गया कि वो गलत वक्त पर बाहर आया है। वनी यहीं कहीं है। वंश आसपास देख रहा था। तभी वनी टेबल के पास से निकलती है और वंश को खा जाने वाली नजरों से देखती है। वंश उसे देखकर भागने लगता है। वनीता उसके पीछे जाती है। दोनों पूरे कमरे में भागने लगते हैं। कैसे भी करके वनीता वंश को पकड़ लेती है और उसकी पीठ पर एक मुक्का मारती है जिसमें वनी माहिर है। वंश चिल्लाने लगता है, वनी सॉरी, मुझे छोड़ दे, फिर से नहीं होगा। फिर भी वनी नहीं छोड़ती। दोनों की हाथापाई में वंश को वनी का नाखून लग जाता है और थोड़ा खून निकलने लगता है, लेकिन वनी को कुछ नहीं पता। सौम्या और अनुराग दोनों ये सब देख रहे थे। सौम्या ने अनुराग को इशारा किया। अनुराग वनी से बोले कि वनु बेटा छोड़ दो, उसे लग जाएगी। वनीता, ठीक है पापा, आगे से कह देना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वनीता ऊपर जाने लगती है तो सौम्या उसे कहती है, अब सोना मत, नीचे नाश्ता करने आ जाना। वनीता, ठीक है अभी नहाकर आती हूँ। वंश खाने की टेबल पर मुंह नीचे करके बैठा हुआ था और उसका मुंह देखकर अनुराग और सौम्या दोनों हंसने लगे और फिर नाश्ता करने लगे। अनुराग, चलो मेरा नाश्ता हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जेब से चाबी निकालकर वंश को देते हुए, ये ले बाइक की चाबी। वंश, थैंक यू। वंश भी नाश्ता करके अपने कमरे में बैग लेने चला जाता है। वनी का नाखून जहाँ लगा था वहाँ पर अब जलन होने लगी थी। वो उसमें फूंक मारते हुए जा रहा था कि सामने से आती वनीता से टकरा जाता है और अपना हाथ भी छुपा लेता है।
वनीता ने उसकी ये हरकत देख ली लेकिन कुछ नहीं बोली। वनी, देख के चलना, अंधा है क्या? वंश, नहीं अंधा तो नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है ना, कुछ लोग इतने फैले होते हैं कि चलने की जगह ही नहीं बचती। वनीता, देख तू कुछ भी बोल, मुझे मोटी मत बोलना। वंश, अंधा बोलती है तो क्या मुझे अच्छा लगता है? वनीता उसे घूर कर चली जाती है और वंश का हाथ देखने की कोशिश करती है, लेकिन वंश हाथ छुपाकर अपने कमरे में चला जाता है। वंश कमरे में जाकर हाथ को धोने लगता है। वनीता नीचे आकर नाश्ता करने बैठती है और कुछ सोचकर वापस ऊपर जाती है। सौम्या, कहाँ जा रही है? नाश्ता कर ले। वनीता, अभी आई। वो वंश के कमरे में बाहर से देखती है तो वंश हाथ पर फूंक मार रहा था, उसे हाथ पर जलन हो रही थी। वो अंदर गई और वंश को देखने लगी। वंश घबरा कर हाथ पीछे कर लेता है। वनीता, हाथ दिखाओ वंश। वंश, कुछ नहीं हुआ, तू जा, मुझे कॉलेज जाना है। वनीता, हाथ देखे बिना मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। वंश बेमन से हाथ दिखाता है। वनी वंश के हाथ को अपने हाथ पर पकड़कर देखती है तो जिस जगह पर वनी के नाखून लगे थे उस जगह पर हाथ लाल हो गया था और थोड़ा खून निकल रहा था। वनी फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दवाई लगाने लगती है और थोड़ी आंखें भी भर आती है क्योंकि ये चोट वनी की वजह से लगी थी। वंश ने उसकी पानी से भरी आंखों को देख लिया और बोला, कुछ नहीं है वनी, थोड़ा ही लगा है। वनी, जो भी हो मेरी वजह से है ना? वंश, तुम्हारी नहीं मेरी वजह से है, मैंने तुमको उठाया ना होता तो ये सब। वनी, ठीक है, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वनी वंश के हाथ में पट्टी बांध देती है। वंश उठा तो देखा दरवाजे पे सौम्या खड़ी थी और दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वंश, मॉम आप कब आए? वनी भी देखकर चौंक जाती है। सौम्या, जब तुम दोनों का भरत मिलाप चल रहा था, कितना प्यार करते हो दोनों, फिर भी लड़ते रहते हो। वनी, मैं नहीं लड़ती, आपका बेटा ही लड़ता है हर बार और मार भी खाता है। वंश, लड़ाई में ही तो प्यार छुपा है, अगर अभी नहीं लड़ेंगे तो क्या बूढ़े होने के बाद लड़ेंगे? वंश अपनी पीठ को सहलाते हुए जहां वनीता ने मुक्का मारा था। वैसे आपकी बेटी बहुत मजबूत है। सौम्या और वंश दोनों हंसने लगते हैं। वनी जाकर सौम्या के पास खड़ी होकर उसके गले में हाथ डालकर, बेटी किसकी हूँ? सौम्या, अब चल पहले नाश्ता कर ले। वंश, मैं चलता हूँ कॉलेज। सब नीचे आ जाते हैं। वंश बाइक निकालता है और वनी नाश्ता कर रही होती है। वंश उन्हें देखकर, मॉम वनी को खाना कम देना वरना सांड जैसी हो जाएगी। वनी ये सुनकर गुस्से से घूरती है और उसे मारने के लिए भागती है, लेकिन वंश बाइक चालू करके गेट की ओर बाहर निकल जाता है। वनी चिल्लाकर, वापस घर नहीं आएगा क्या? वंश चला जाता है। वनी मुस्कुराकर, पागल कहीं का,